मूल हड़ताल, भारी प्रहार। इसके बाद 12 प्रमुख विविधतापूर्ण प्रहार, कोहनी प्रहार, घुमावदार प्रहार, क्रॉसिंग स्लैश, स्लाइड कट, रिबाउंड स्लैश, थरस्ट प्रहार, शॉर्टकट। गेमन ने वैलेरियन सैन्य तलवार शैली के प्रत्येक कदम को धैर्य और सटीकता के साथ समझाया तथा प्रत्येक विवरण को समझाया। एगोन ने भी उतनी ही एकाग्रता से प्रशिक्षण लिया। चिप की मदद से सीखने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण जरूर थी, लेकिन आसान भी। प्रशिक्षण स्थल के बगल में एक 2 मंजिला मंडप था, जिसका उपयोग सत्र के बीच में कुलीन लोगों के आराम करने, भोजन करने या पुनः जलपान के लिए किया जाता था। दूसरी मंजिल की बालकनी में एनार चुपचाप खड़ा अपने बेटे को नीचे देख रहा था और एगोन को निर्देश दे रहा था। बीच बीच में वह हल्के से सिर हिला रहा था। उसकी पत्नी और बेटी डेनिस उसके बगल में खड़ी थीं। पापा, लगता है एगोन में तलवारबाजी का जबरदस्त हुनर है, डेनिस ने रेलिंग पर झुकते हुए धीरे से कहा। भाई, बस एक बार उसे दिखा दो और वो याद रख लेता है। अभ्यास के दौरान वो शायद ही कोई गलती करता है। वो बस औसत से थोड़ा ऊपर है, एनार ने तिरस्कारपूर्वक उत्तर दिया। अगर उसे ड्रैगनफायर का सामना करना पड़ा तो भी बात एक ही सांस में खत्म हो जाएगी। डेनिस की आंखें अचानक चमक उठीं। लगता है वे तीरंदाजी का अभ्यास करने जा रहे हैं। उसने देखा था कि एगोन और गेमोन ने अपनी तलवारें एक तरफ रख दी और रेंज की ओर चलना शुरू कर दिया। एनार ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। कल रात गेमोन ने बताया कि एगोन ने अंधेरे में रोएनार के एक धनुर्धर द्वारा छोड़े गए 20 से ज्यादा तीरों को रोकने के लिए लोहे की ढाल का इस्तेमाल किया था। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। वो तीरंदाजी भी जानता है? एनार की पत्नी ने उत्सुकता से पूछा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें, एनार ने अनिर्णित स्वर में उत्तर दिया। तीरंदाजी रेंज में इसे आजमाओ, 100 पाउंड का तीर, गेमन ने एगोन को एक लंबा धनुष देते हुए कहा। एगोन ने शांतिपूर्वक धनुष लिया और चमड़े के गार्ड को सावधानीपूर्वक अपने अंगूठे पर फिट कर लिया। उसने तरकश से एक तीर निकाला, उसे डोरी में लगाया और 50 मीटर दूर लक्ष्य पर अपनी दृष्टि टिका दी। धड़ाम, धनुष की डोरी से हल्का कंपन हुआ। तीर ऐसे आगे की ओर चला जैसे डोरी से छूटा हुआ कोई पंखदार प्रक्षेपास्त्र हो। जैसा कि एगोन ने उम्मीद की थी, यह बिल्कुल बीच में जाकर गिरा। चिप की सहायता सक्रिय करते ही, तीर चलाते ही, अनुमानित प्रभाव बिंदु पर एक लाल क्रॉस दिखाई देने लगता था। उसे बस क्रॉस को लक्ष्य के केंद्र के साथ संरेखित करना होता था। लगभग पूर्ण सटीकता की गारंटी थी। बुरा नहीं है, तुम्हारा भाग्यशाली दिन होगा, गेमन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एगोन के अकड़ते और अजीब रुख से उसे अंदाजा हो गया कि वह धनुष चलाने में नौसिखिया है, फिर भी उसने निशाना साधा। हालांकि उसने मजाक किया, लेकिन एगोन की क्षमता देखकर वह सचमुच हैरान था। दोबारा गेमन ने उसे एक और तीर दिया। एगोन ने इसे लापरवाही से लिया और बिना निशाना लगाए ही छोड़ दिया। जब तक उसने इसे खींचा, चिप ने हवा, नमी और अनुमानित प्रक्षेप पथ का विश्लेषण कर लिया था। वूश, एक और निशाना। इस बार तीर ने पिछले तीर को बीच से चीर दिया। गेमन का मुंह थोड़ा खुला का खुला रह गया। उसने एक और तीर थमा दिया। एक और, वूश। बिना किसी संदेह के नए तीर ने पिछले तीर को फिर से चीर दिया तथा अभी भी निशाने पर लगा। बालकनी पर वापस एनार ने पूरी घटना देखी थी, हर अजीब शॉट। अनजाने में उसके हाथ रेलिंग को कसकर जकड़े हुए थे। फ्रीहोल्ड में अन्य मार्शल विषयों की तुलना में तीरंदाजी का बहुत अलग और विशिष्ट महत्व था। आखिरकार, चाहे आपकी तलवारबाजी या भाला चलाने की तकनीक कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, ड्रैगन के विशाल, मोटी चमड़ी वाले शरीर के सामने उनका कोई मतलब नहीं था। तीरंदाजी अलग थी। तीरंदाजी, सच्ची, दिव्य तीरंदाजी, ड्रैगन को मार सकती थी। एगोन की तीरंदाजी, यदि इसे रोएनार द्वारा बनाए गए ड्रैगन शिकारी बैलिस्टे में से एक के साथ जोड़ा जाए, इस विचार मात्र से ही एनार के मन में एक छवि बन गई और वह अनायासी से हर उठा। इसमें कोई संदेह नहीं था, एगोन परिवार के लिए एक विनाशकारी हथियार बन सकता था। इस एहसास के साथ एनार ने पिछली रात गेमोन के जोखिम भरे निर्णय से खुद को काफी खुश पाया। वो प्रशिक्षण प्रांगण में गेमोन और एगोन को देखता रहा, फिर मुड़ा और अपने पीछे काले कपड़े पहने हुए स्टीवर्ट को निर्देश दिया। गार्डों को सूचित कर दो, सुनिश्चित करो कि वे समझ जाएं, एगोन की तीरंदाजी की प्रतिभा की चर्चा नहीं की जानी चाहिए। जी हाँ महाराज, प्रबंधक ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। प्रशिक्षण मैदान में वापस एगोन पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर गेमोन से भिड़ रहा था। दोनों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए। एगोन आक्रामक था, उसके वार तीखे और आक्रामक थे, लेकिन उसका हमला चाहे कितना भी जबरदस्त क्यों न हो, गेमोन हमेशा आसानी से उसका जवाब देने में कामयाब रहा। उन्होंने अपना एक हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था। वे शांत और स्थिर थे तथा उनमें आत्मविश्वास झलक रहा था। एगोन ने मन ही मन आह भरी। चिप की मदद से भी हमारी तलवारबाजी में फर्क अभी भी साफ दिख रहा है। उसने अपनी तलवार वापस केंद्र की ओर खींची और एक सटीक वैलेरियन सैन्य तलवारबाजी का वार एक ऊपर की ओर शुरू किया, लेकिन गेमोन विचलित रहा। अपने पैरों के एक सूक्ष्म बदलाव और शरीर के एक हल्के से मोड़ से उसने आसानी से आने वाले वार को चकमा दे दिया। फिर गेमन ने चतुराई से अपनी लोहे की तलवार घुमाई और अभ्यास के साथ आसानी से एगोन की तलवार पर फिसलने दिया। एक हल्की सी थपकी, झंझनाहट, एगोन की तलवार उसकी पकड़ से छूटकर थोड़ी दूर जा गिरी। बुरा नहीं, गेमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने इस तकनीक का मूल सीख लिया है। ज्यादा अभ्यास और थोड़ी अनुकूलनशीलता के साथ तुम एक कुशल योद्धा बनने की राह पर आगे बढ़ोगे। एगोन ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और अपनी दाहिनी हथेली को रगड़ा, जो अभी भी झटके से झंझना रही थी। गेमन की एक असली आदत है, वो किसी रईस दिखावटी की तरह दिखावा करने से खुद को नहीं रोक पाता। तभी प्रशिक्षण मैदान के बाहर से एक आवाज गूंजी, लॉर्ड एगोन, राजकुमार गेमन, लॉर्ड आपसे स्वागत कक्ष में उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। उन्हें आपसे कुछ मामलों पर चर्चा करनी है। लगता है कि आपके गिल्ड व्यवसाय ने अंततः कुछ कर दिखाया है, गेमन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। एगोन ने चुपचाप सिर हिलाया, अपनी गिरी हुई तलवार उठाने के लिए नीचे झुका, फिर उसे हवा में उछाल दिया। तलवार एक साफ चाप में घूमी और धातु की खनक के साथ दूर रखे हथियार के रैक पर बिल्कुल सही जगह पर जा गिरी। चलो चलें, एगोन ने सपाट स्वर में कहा।
घर के मुख्य हॉल के अंदर एनार कमरे के शीर्ष पर बैठा था, एक मध्यम आयु वर्ग के मीरेनीज व्यक्ति के साथ शांत बातचीत में व्यस्त था, जिसके बाल स्थानीय शैली में गुथे हुए थे। जैसे ही एगोन अंदर आया, उसने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया, रेमन, जो ड्रैगन ट्रेजर गिल्ड में दास विभाग का प्रमुख था। महाराज, रेमन ने उन्हें देखते ही झुककर कहा। एक क्षण सोचने के बाद एगोन ने पूछा, क्या आप ही थे जिन्होंने उस रात भिखारी को चेतावनी नोट के साथ भेजा था? रेमन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। हाँ, उस समय गिल्ड के मुख्यालय के बाहर कई भाड़े के सैनिक जमा थे। मैंने उनके व्यवहार का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि वे घात लगाए बैठे थे, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। धन्यवाद, एगोन ने कहा, उसका स्वर नर्म हो गया। आपने मेरी जान बचाई, मुझे गुलाम से आज़ाद बनाकर। इसके लिए मैं अपना बाकी जीवन आपको ऋण चुकाने में बिता दूंगा, रेमन ने गंभीरता से कहा। एगोन आगे बढ़ा और उसके कंधे पर जोर से थपथपाया। ये देखकर कि उन्होंने अपनी बातचीत समाप्त कर ली है, एनार बोला। मैंने अभी अभी रेमन से बात की है। पिछले कुछ दिनों में मेरे द्वारा तैनात जासूसों द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ड्रैगन के खजाने के गिल्ड को धोखा देने वाला आपका वित्त प्रबंधक ब्रूस ही था। जरूर वही होगा, रेमन ने आगे कहा। ड्रैगन ट्रेजर का व्यापार मार्ग 1 सदी से भी ज्यादा समय से स्थिर है। हर खतरे वाली जगह, समुद्री राक्षस, ट्रेन, आप नाम बताइए, से सावधानी से बचा गया है। दुर्घटना की संभावना बेहद कम है और व्यापार मार्ग और नक्शे सर्वोच्च स्तर के रहस्य हैं। उस चार्ट तक सिर्फ पूर्व गिल्ड मास्टर और मुख्य वित्तीय अधिकारी की ही पहुंच थी। एगोन की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। तो उसने ये सब पैसों के लिए किया? यह इतना आसान नहीं है, एनार ने गंभीरता से कहा। तुम्हारी हत्या की कोशिश के अगले दिन ब्रूस चुपके से हाउस ऑरेलियन एस्टेट पहुंच गया। ऑरेलियन 14 लपटों की स्थायी परिषद के सदस्यों में से एक हैं। ये ड्रैगन लॉर्ड परिवारों तक जाता है? एगोन ने आश्चर्य से कहा। मुझे संदेह है कि आपका ब्लैकस्टोन टावर कुछ छिपा रहा है, एनार ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा। मैं केवल इतना जानता हूं कि यह टावर मेरे दत्तक पिता के परिवार में पीढ़ियों से चला आ रहा है, सैकड़ों वर्षों से, एगोन ने याद करते हुए उत्तर दिया। एनार ने सोच सोचकर अपनी दाढ़ी सहलाई। इसे हमेशा से ड्रैगन का खजाना कहा जाता रहा है। खजाना, हो सकता है कि इसके नीचे कुछ दबा हो, ड्रैगन लॉर्ड वंश की किसी विरासत से। एगोन ने धीमी सांस ली। फिलहाल तो वो बस घर बसाना चाहता था, बच्चों की परवरिश करना चाहता था और अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता था। उसे किसी और झंझट की जरूरत नहीं थी। हम टारगेरियन फ्रीहोल्ड में अपनी संपत्ति बेच रहे हैं, एनार ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। हम वैलेरियन प्रायद्वीप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, हम बेवजह की परेशानी नहीं चाहते। उसने एक पल के लिए एगोन के चेहरे को गौर से देखा। कोई तीखी प्रतिक्रिया न देखकर उसने आगे कहा, ऐसा क्यों न हो, मुझे आपके लिए हाउस ऑरेलियन जाने दें। मैं कुछ लाभों के बदले में ब्लैकस्टोन टावर को उन्हें बेचने की व्यवस्था कर दूंगा। कुछ सालों में वैलेरियन प्रायद्वीप नष्ट हो जाएगा, वे भी वैसे ही मरेंगे। एगोन कुछ नहीं बोला, गहरी सोच में डूबा रहा। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। एनार को लगा कि एगोन अपनी बनाई नींव को छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या होगा? परिवार तुम्हें कुछ मुआवजा देगा। तुम क्या सोचते हो, किस तरह का मुआवजा? एगोन की प्रतिक्रिया देखकर एनार ने मन ही मन राहत की सांस ली। एगोन के दिल में अब काफी बोझ था और वह नहीं चाहता था कि उसके और परिवार के बीच कोई गहरी दरार पैदा हो। मैंने सुना है कि आप रेमन से एक सच्ची ड्रैगन ब्लड वाली महिला को ढूंढने में मदद मांग रहे हैं, एनार ने पूछा। हाँ, मैं अब जवान नहीं रहा और मैं वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पत्नी ढूंढने के बारे में सोच रहा हूँ। आप मेरी वर्तमान स्थिति जानते हैं, मेरे जैसे किसी व्यक्ति पर ड्रैगन लॉर्ड परिवार कभी विचार नहीं करेगा और मैं किसी दूसरी जाति की स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता। ऐसा करने से समय के साथ हमारे परिवार के ड्रैगन ब्लड की पवित्रता धीरे धीरे कम हो सकती है, एगोन ने गंभीरता से कहा। एनार ने सहमति में सिर हिलाया। टारगेरियन घराने में अभी भी विवाह योग्य कुछ युवतियां हैं। डेनिस के अलावा तुम किसी एक को चुनकर विवाह कर सकती हो। तुम्हारा क्या विचार है? गेमन ने चुपचाप राहत की सांस ली जब उसने सुना कि उसके पिता ने उसकी बहन डेनिस को बाहर कर दिया है। परिवार के मुखिया, क्या सभी महिलाएं विवाह योग्य आयु की हैं? एगोन ने पुष्टि करते हुए पूछा। हाँ, एनार ने सिर हिलाया। मुझे 2 चाहिए, एगोन ने कहा। ओह, एनार कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने हाथ उठाया और एगोन के सिर पर थपथपाया, फिर मान गया। ठीक है, 2। वैलेरिया की विवाह व्यवस्था बहुविवाह की अनुमति देती थी, इसलिए एगोन का दूसरी पत्नी मांगना अनुचित नहीं था। एनार ने स्वयं कई पत्नियां रखी थीं। शाम चुपचाप आ गई। महल के विशाल और चमकदार मुख्य हॉल में हाउस टारगेरियन ने एगोन की आगामी शादी का जश्न मनाने के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। एगोन मुख्य मेज पर सीधा बैठा हुआ था और चुपचाप शराब की चुस्कियां लेते हुए आने वाली घटना का इंतजार कर रहा था। यह एक निजी नृत्य था जो केवल एगोन के लिए आयोजित किया गया था। गेमॉन और टारगेरियन परिवार के अन्य पुरुष सदस्य अनुपस्थित थे। केवल काले कपड़े पहने स्टीवर्ट फार्लेन और कुछ प्याले वाले ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एगोन ने धीरे से अपना वाइन ग्लास उठाया और रेड वाइन का एक छोटा सा घूंट लिया। फिर काले कपड़े पहने स्टीवर्ट फार्लेन ने लगभग 1 दर्जन युवा टारगेरियन महिलाओं के एक समूह को शालीनता से हॉल में ले गए। कुछ लड़कियों ने शर्म से अपने चेहरे के आधे हिस्से को पंखों से ढक रखा था, जबकि अन्य ने अपने हाथों को कमर के सामने सुरुचिपूर्ण ढंग से जोड़कर खुद को संतुलित रखा, जिससे शालीनता झलक रही थी। फार्लेन आगे खड़ा हुआ और उनका परिचय कराया। इन युवतियों में मुख्य और कैडेट शाखाओं की बेटियां हैं, साथ ही परिवार के मुखिया और टारगेरियन रिश्तेदारों की नाजायज बेटियां भी हैं। इन सभी में कुलीन वंश है। लॉर्ड एगोन, आप अपनी पत्नियां बनाने के लिए 2 चुन सकते हैं। एगोन ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और पूछा, क्या मैं उनकी पहचान जान सकता हूँ? फार्लेन ने सिर हिलाया। सब कुछ भाग्य पर छोड़ दिया गया है। चाहे आप मुख्य शाखा, कैडेट शाखा या बास्टर्ड्स में से चुने, ये सब भाग्य की रचना है। एगोन ने समझ में सिर हिलाया। जैसे ही युवतियां सुंदर कदमों से हॉल में दाखिल हुई, उन्होंने अपने सामने खड़े पुरुष को उत्सुकता से देखा। अंदर आने से पहले उनके पिताओं ने इस तयशुदा शादी की पूरी जानकारी दे दी थी।
एक भावी असली ड्रैगन जो जल्द ही ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाला था, को हाउस टारगेरियन के मुखिया एनार ने उनके साथ मिला दिया था। नाजायज बेटियों के लिए यह वर्ग भेद को लांघने का एक दुर्लभ अवसर था। एक सच्चे अजगर की पत्नी बनना एक ऐसा मिलन था जिसके बारे में मुख्य वंश की कई कुलीन बेटियां भी केवल सपने ही देख सकती थीं। वे सहज ही थोड़ी ऊंची उठ खड़ी हुई, अपनी खूबियों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत करते हुए उत्सुकता से भरी आंखों से। मुख्य वंश की कुलीन बेटियां भी चुपचाप एगोन को देख रही थीं। एक सच्चा और महान क्षमतावान ड्रैगन उनके लिए भी कम आकर्षक नहीं था। वे शांतचित्त होकर एगोन को चुपचाप देख रही थीं, उसके चुनाव का इंतजार कर रही थीं। युवतियां एक सुंदर पंक्ति में खड़ी थीं, मानो खिलने के लिए प्रतीक्षारत नवोदित फूल हों। एगोन उत्साह से भरकर आगे बढ़ा। आखिरकार मैं अपना परिवार शुरू करने वाला हूँ। घर बसने के बाद गेम सिस्टम उसे एक उपलब्धि बोनस देगा और मुख्य कहानी आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। वो बाईं ओर चला गया और एक नाजुक और आकर्षक युवती के सामने रुक गया। उसका रूप और शरीर दोनों ही लाजवाब थे। उसने हल्के गुलाबी रंग का एक लहराता हुआ गाउन पहना था जो जमीन तक लहरा रहा था। उसकी भरी हुई सुडौल छाती उस खूबसूरत रेशमी पोशाक के साथ पूरी तरह से मेल खा रही थी, जिससे एक सूक्ष्म आकर्षण झलक रहा था। क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ मेरी महिला? एगोन ने हल्का सा झुककर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। वो धीरे से मुस्कुराई, उसके होठों के कोनों पर गड्ढे बन गए और उसने अपनी पतली पीली उंगलियों को धीरे से एगोन की हथेली में रख दिया। उसका स्पर्श कोमल और हल्का था। स्टीवर्ट फार्लेन ने उसका परिचय कराया, ये लेडी डेनिलिस है। एगोन की प्रतिभा चिप ने तुरंत अपना विश्लेषण शुरू कर दिया। डेनिलिस टारगेरियन। गुण: राजनीति 76, रणनीति 89, सैन्य रणनीति 15, मानसिक शक्ति 73, जीवन शक्ति 57। प्रतिभाएं: ई रैंक शुद्ध रक्त, प्रजनन क्षमता जोड़ 10%, संतान जीवन शक्ति जोड़ 5%, ई रैंक रेशम जैसा कोमल, शारीरिक लचीलापन जोड़ 50%, ई रैंक प्रबल इच्छा, शारीरिक आवश्यकताएं जोड़ 80%, प्रजनन क्षमता जोड़ 15%, सच्चा ड्रैगन ब्लड ड्रैगन सीड, आकर्षण जोड़ 2.5, अग्नि प्रतिरोध 60% तक बढ़ गया, मानसिक प्रतिरोध -55%, ड्रैगन को वश में करने की 55% संभावना, कौशल। एगोन ने डेनिलिस को सुंदर ढंग से बॉलरूम के केंद्र में ले गया। बाकी लड़कियां 2-2, 3-3 की कतार में डांस फ्लोर के किनारे बेफिक्री से घूम रही थीं और बातें कर रही थीं। वे हाउस टारगेरियन के नए उभरते सितारे एगोन के बारे में गपशप कर रही थीं और कभी कभी संगीत पर धीरे धीरे झूमते उस जोड़े को उत्सुकता से देखती। मंच के बीचों बीच एगोन ने लड़की की पतली लचीली कमर को बाहों में भर लिया और पारंपरिक वेलेरियन वाल्स नृत्य किया। मुझे पता था कि तुम मुझे चुनोगे। डेनिलिस एगोन की तरफ झुक गई, उसका शरीर उसके शरीर से सटा हुआ था। अपना सिर ऊपर उठाकर उसने उसे एक कामुक चिढ़ाने वाली नजर से देखा। एगोन हंसा, तुम्हें इतना भरोसा था? क्या सभी मर्द एक जैसे नहीं होते? एक खूबसूरत औरत को देखते ही उसे अपना बना लेना चाहते हैं। और मुझे किसने कहा कि मैं अपनी सभी बहनों में सबसे खूबसूरत बनूं? उसके गाल थोड़े लाल हो गए जब उसने दोनों हाथ धीरे से उसके सीने पर रख दिए ताकि वो और ज्यादा आज़ादी न ले सके। अचानक से चौंक कर एगोन ने अजीब सी हंसी हंस दी और तुरंत विषय बदल दिया। तुम्हारे पिता कौन है? मैं लॉर्ड एनार की नाजायज बेटी हूँ। क्या तुम्हें इससे परेशानी है? मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। डेनिलिस के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जिससे 2 आकर्षक गड्ढे उभर आए। उसकी चटक बैंगनी आंखें एगोन की आंखों से मिल गईं और उसकी पतली उंगली आलस से उसकी छाती पर गोल गोल घूम रही थी। एगोन को उसकी चुलबुली मुद्रा से गुदगुदी हुई और उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की सचमुच जानती है कि पुरुषों को कैसे संभालना है। हर हाव भाव में आकर्षण झलकता है। यदि उसके चेहरे पर लाली न फैली होती तो वह यह मान लेता कि वह एक अनुभवी इश्कबाज है। एनार ने इस विवाह संबंध को कितनी गंभीरता से लिया था, ये देखते हुए एगोन को यकीन था कि वह अभी भी एक कुंवारी लड़की है। आखिरकार वह अपने घर की भावी कुलमाता चुन रहा था। एनार किसी दूसरे के जरिए उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करेगी। अगर एगोन को धोखा महसूस हुआ और वह नाराज हो गया तो इससे टारगेरियन परिवार को कोई फायदा नहीं होगा। डेनिलिस के पास 4 प्रतिभाएं थीं, हालांकि वे सभी ई रैंक की थीं, फिर भी एगोन को मिले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा थीं। 2 तो प्रजनन से भी संबंधित थीं, निश्चित रूप से शादी के लायक लड़की। आप जीते, मैं आपको चुनता हूँ। मैं कुलमाता बनना चाहती हूँ। डेनिलिस ने अपनी छाती को धीरे से उसके खिलाफ दबाया और लालसा भरी आंखों से एगोन की ओर देखा। एगोन मुस्कुराया पर पूरी तरह सहमत नहीं हुआ। देखते हैं तुम कैसा प्रदर्शन करते हो। उसने उस हाथ को पकड़ लिया जो उसकी छाती पर खेल रहा था, नाचना बंद कर दिया और उसे अपना निर्णय सुनाने के लिए प्रबंधक फार्लेन के पास ले गया। फार्लेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, वो स्पष्ट रूप से प्रसन्न थी। अब एगोन के लिए अपनी दूसरी पत्नी चुनने का समय आ गया था। पहली बार उन्होंने सुंदरता और फिगर पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बार उन्होंने प्रतिभा के आंकड़ों पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने शांति से शराब की एक बोतल उठाई और कमरे में घूमते हुए हर लड़की को टोस दिया। परिचय के दौरान एगोन लापरवाही से उनसे टकराता रहा और चुपके से उनके गुणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहा। शेष बची 12 लड़कियों में से सबसे उत्कृष्ट आंकड़े वाली लड़की इलिया थी और वो सच्चे अर्थों में एक युवती थी। इलिया अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। इलिया टारगेरियन। गुणमान अभी भी विकासशील। राजनीति 21, रणनीति 34, सैन्य रणनीति 15, मानसिक शक्ति 89, जीवन शक्ति 33। प्रतिभाएं: डी रैंक ग्रीन हैंड ब्लडलाइन युवती जोड़ 50% प्राकृतिक आत्मीयता जोड़ 150% प्रजनन क्षमता, प्रत्येक वर्ष स्किन चेंजर के रूप में जागने की 10% संभावना, प्रति वर्ष जागने की संभावना जोड़ 5%। डी रैंक पवित्र, विवाह से पहले शुद्ध बने रहने के लिए जोड़ 5 मानसिक शक्ति, विवाह के बाद जीवनसाथी के प्रति वफादारी के लिए जोड़ 10 मानसिक शक्ति, सच्चा ड्रैगन ब्लड मिश्रित वंश, करिश्मा जोड़ 0.5, अग्नि प्रतिरोध 10% तक बढ़ गया, मानसिक प्रतिरोध -15%, ड्रैगन को वश में करने की 5% संभावना, कौशल। एगोन मुस्कुराया और उसने अपना गिलास इलिया के गिलास से धीरे से टकराया।
उसके राग जैसे भूरे बालों से पता चलता था कि उसकी मां शायद वैलेरियन वंश की नहीं थी। ग्रीनहैंड वंश की प्रतिभा संभवतः वेस्टरोस के रीच के अर्धदेव गार्ड से आई थी। उस पल इलिया दोनों हाथों में एक बड़ा सीन का प्याला पकड़े हुए थी। उसका छोटा सा चेहरा उसमें आधा धंसा हुआ था, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखें एगोन को चुपके से देख रही थीं। एगोन काफी देर तक उसके सामने बिना हिले खड़ा रहा। लॉर्ड एगोन, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? इलिया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और धीरे से पूछा। उसकी आवाज स्पष्ट और मधुर थी। एगोन ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम अभी बहुत छोटे हो। मैं बस थोड़ी सी छोटी हूँ, बिल्कुल भी जवान नहीं। इलिया ने बनावटी मासूमियत से अपनी गोल भरी हुई छाती फुलाई और उसका रफल कपड़ा हिलने डुलने लगा। ये प्रदर्शन बेहद आकर्षक और बोल्ड था। एगोन हंसे बिना नहीं रह सका। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बालों में हल्के से हाथ फेरा। तुम सब कितनी छोटी मोटी साजिशें रचती हो, मेरे साथ आओ। फार्लिंग को अपने निर्णय की जानकारी देने के बाद संक्षिप्त नृत्य समाप्त हो गया। एगोन इस आयोजन से काफी संतुष्ट था। चुनने के लिए तैयार खूबसूरत युवतियों से घिरा होना उसे थोड़ा ज्यादा ही खुश कर रहा था। लेकिन इस तरह से चुनाव करना तभी संभव था जब टारगेरियन घराने की वैध बेटियों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। वरना चाहे वो कितना भी पसंदीदा क्यों न हो, डेनिस को ऐसे चयन के लिए उसके साथ भेजने का कोई तरीका नहीं था। उस शाम एगोन ने 2 लड़कियों के साथ महल के चारों ओर आराम से टहल लिया। उन्होंने एक दूसरे के बारे में जानने में कुछ समय बिताया। डेनिलिस की मां लॉर्ड एनार की प्रेमिका थी। अपने आकर्षक रूप के कारण डेनिलिस बचपन से ही उनके अनुग्रह का आनंद लेती रही और अपेक्षाकृत विशेषाधिकार प्राप्त जीवन जीती रही। दूसरी ओर इलिया की मां एक दासी थी जो अब मर चुकी थी और उसके पिता एनार के भाई थे, एक अजगर पालक। लड़कियों को उनके संबंधित क्वार्टरों में वापस ले जाने के बाद एगोन को प्रबंधक फार्लेन ने बताया कि लॉर्ड एनार विवाह पर चर्चा करने के लिए अध्ययन कक्ष में उसका इंतजार कर रहे हैं। एनार को काली चाय का खासा शौक था। जब एगोन अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ तो उसके लिए पहले से ही एक भाप से भरा प्याला रखा हुआ था। बिना किसी औपचारिकता के उसने उसे उठाया और एक लंबा घूंट लिया, जिससे उसकी गर्माहट उसके शरीर से बची हुई शराब को बाहर निकाल सके। एनार ने अपने हाथ में पकड़े लंबे बहीखाते से ऊपर देखा और एगोन की ओर मुड़ा। जब तुम ड्रैगन को काबू में करने के बाद वापस आ जाओगी तब मैं शादी करूंगी। कैसा लग रहा है? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। एगोन ने अपने लिए एक चाय का प्याला डालने से पहले एनार के चाय के प्याले को भर दिया। कितनी जल्दी? कल? एनार ने आश्चर्य से पूछा। कल चलेगा। एगोन ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन को काबू में करते समय मुझे किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। मैं पहले अपने पीछे एक वारिस छोड़ना चाहता हूँ। एनार ने एक पल के लिए सोच में अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। बहुत अच्छा, अगर तुम इतनी उत्सुक हो तो मैं कल तुम्हारे लिए एक साधारण समारोह का आयोजन करूंगा। धन्यवाद प्रभु, मैं आपके प्रयासों की सराहना करता हूँ, एगोन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। इतना निराशावादी मत बनो। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट उतना भयानक नहीं है जितना तुम सोचते हो, एनार ने शांत स्वर में कहा। एक और बात, आपके गिल्ड की ड्रैगन हेडेड पैडल बोट्स पूरी तरह से तैयार होनी चाहिए। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट से आधे महीने से भी कम समय पहले हमें परिवार का सामान जहाजों पर लादना है। जब तक टूर्नामेंट हर ड्रैगन लॉर्ड घराने का ध्यान खींचेगा, हमारा परिवार इस ध्यान भटकाने वाले माहौल का इस्तेमाल करके चुपचाप वैलेरियन प्रायद्वीप से जरूरी सामान की तस्करी करेगा। एनार ने टारगेरियंस के प्रवास की योजना स्पष्ट रूप से बताई। हम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? परिषद के कुछ सदस्यों ने पहले ही सदन टारगेरियन पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। अगर हम ज्यादा देर करेंगे तो शायद हमें जाने का मौका भी न मिले। एनार ने आह भरी और अपनी चाय का एक घूंट लिया। एगोन स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि एनार कितना वजन उठा रहा था। मैं समझ गया, ड्रैगन के खजाने के सभी लोग और जहाज हाउस टारगेरियन के आदेश पर हैं, उसने उत्तर दिया। एनार ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अगली सुबह टारगेरियन हिल के बाजार में कई बूढ़ी महिलाएं गरीबों को काली रोटी बांट रही थीं। हालांकि हाउस टारगेरियन ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन दान के रूप में अनाज बांटने और पास के शहरों में सर्कस के उत्सवों ने जनता को यह स्पष्ट कर दिया था कि उत्सव मनाया जा रहा है। टारगेरियन गढ़ के मुख्य हॉल को सावधानीपूर्वक सजाया गया था। उत्सवी काले और लाल पर्दे ऊपर लटके हुए थे, जिन पर बादलों के बीच से उड़ते ड्रैगन की जीवंत छवियां उकेरी गई थीं, जिससे इस स्थान को वैभव और भव्यता का एहसास हो रहा था। रात हुई। हॉल के अंदर करीने से सजी मेजों और कुर्सियों की कतारें महीन रेशम और ब्रोकेट से ढकी हुई थीं। मोमबत्ती की रोशनी में सोने और चांदी के बर्तन चमक रहे थे, जो एक ड्रैगन लॉर्ड हाउस से अपेक्षित भव्यता का आभास दे रहे थे। हालांकि एगोन की शादी के लिए अतिथियों की सूची बड़ी नहीं थी, लेकिन सभी उपस्थित लोग हाउस टारगेरियन के शासक वर्ग से थे। एगोन के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में सेवारत गेमन मेहमानों का स्वागत करने के लिए हॉल के बाहर उसके साथ खड़े थे। इस दौरान एगोन की मुलाकात पहली बार हाउस टारगेरियन के 2 सबसे महत्वपूर्ण जागीरदारों हाउस वेलारियन और हाउस सेल्टिकस से हुई। दोनों सदनों के प्रमुखों ने एगोन को स्पष्ट जिज्ञासा से देखा, हालांकि अपने भावी सहयोगी के प्रति उनका व्यवहार काफी सौहार्दपूर्ण था। शादी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। एनार और इलिया के पिता दोनों दुल्हनों को हॉल के बाईं ओर से एगोन के पास ले गए। डेनिलिस ने लेस और मखमल का एक बर्फ सफेद गाउन पहना था। ये पोशाक उसके शरीर से पूरी तरह चिपकी हुई थी, जिससे उसके सुडौल शरीर और भी उभरे हुए थे, जबकि उसकी बड़ी पिंजरे जैसी घेरादार स्कर्ट और लंबी पूंछ उसके चलने पर हल्के से लहरा रही थी। इलिया ने एक आलीशान हल्के नीले रंग का गाउन पहना हुआ था जिस पर बारीक डिजाइन थे। नाजुक रेशम उसकी चिकनी चीनी मिट्टी जैसी त्वचा से चिपका हुआ था, जिससे वो कोमल और प्यारी लग रही थी। बस एक ही बेमेलपन था, उसका छोटा सा शरीर। लंबी सुडौल डेनिलिस के बगल में खड़ी इलिया दुल्हन से ज्यादा फूलों वाली लड़की लग रही थी। एगोन ने अपनी दोनों दुल्हनों की उंगलियों में शादी की अंगूठियां पहनाई। समारोह के समापन पर जीवंत और हर्षोल्लापूर्ण नृत्य अवश्यंभावी था। मुस्कुराते हुए एगोन अपनी दोनों पत्नियों को उनके नए विवाह के पहले नृत्य के लिए डांस फ्लोर पर ले गया। इसके बाद तीनों हॉल में घूमते हुए दोनों पक्षों के परिवार के सदस्यों को बधाई देने लगे। गेमन के परिचय के साथ एगोन हाउस टारगेरियन के कई प्रमुख लोगों से परिचित हो गया।
मेहमानों के साथ कुछ देर जश्न मनाने के बाद एगोन ने विनम्रता से माफी मांगी। आज रात उसकी मंजिल भीड़ भाड़ वाला डांस फ्लोर नहीं था, बल्कि बेसब्री से इंतजार कर रहे दुल्हन के कमरे में थी। जब उसने नए बने शयन कक्ष का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर वो वहीं रुक गया। दोनों दुल्हनें अपने भारी भरकम वेलेरियन गाउन उतार चुकी थीं और अब पारदर्शी धुंधले वस्त्र पहन रही थीं, जिनमें कल्पना के लिए बहुत कम जगह थी। पारदर्शी कपड़ा उनके शरीर से दूसरी त्वचा की तरह चिपका हुआ था, जिससे उनका चमकता हुआ शरीर नीचे झिलमिलाता हुआ प्रतीत हो रहा था। जब वे धीरे से उसके कपड़े उतारने में मदद करने के लिए आगे बढ़े तो एगोन ने अपना धैर्य बनाए रखा। वो चुपचाप इलिया के पास गया, उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया और मेज पर बिठाते हुए धीरे से बोला, तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम अभी बहुत छोटी हो, चलो कुछ साल इंतजार करते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरा कौन सा हिस्सा अभी जवान है? इलिया ने उसे घूरते हुए निराशा में अपने गाल फुला लिए। डेनिलिस ने हाथ पीछे करके अपनी हंसी दबा ली। बहस मत करो, तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। उसने धीरे से अपने पतले लबादे का पट्टा खोला। कपड़ा जमीन पर तैरता हुआ उसकी बेदाग आकृति को बेबाकी से उजागर कर रहा था। उसकी भरी हुई छाती और सुडौल उभार एक मोहक आकर्षण बिखेर रहे थे। इलिया की आंखों में आंसू आ गए जब उसने एगोन को देखा। उसकी आवाज में शिकायत भरी थी। तुम सच में मुझे नहीं चाहते? उसकी दयनीय अभिव्यक्ति देखकर एगोन को कोमलता का एहसास हुआ और उसने उसे धीरे से आश्वस्त किया, तुम अभी भी जवान हो, कोई जल्दी नहीं है। कुछ देर समझाने बुझाने के बाद उन्होंने अंततः रोते हुए इलिया को एक अलग कमरे में बिठा दिया। फिर एगोन शांत और स्थिर होकर डेनिलिस के सामने लौटा और साथ मिलकर उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू की। डिंग टिल्ड। एगोन के दिमाग में एक सूचना कौंधी, लेकिन वह युद्ध में इतना व्यस्त था कि उसे खेल के संकेत की चिंता ही नहीं हुई। अगली सुबह जैसे ही आसमान में रोशनी होने लगी, एगोन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसकी छाती पर दबाव डाल रही है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मानो किसी भूत ने उसे जकड़ रखा हो। गहरी नींद से जूझते हुए आखिरकार उसने आंखें खोली और देखा कि इलिया उसके ऊपर लेटी हुई गौर से देख रही है। किसी तरह वो बगल वाले कमरे का दरवाजा खोलने और बिस्तर पर पहुंचने में कामयाब हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा रोने से लाल और सूजा हुआ था। उसकी दयनीय सूरत दिल को झकझोर रही थी। एगोन सुबह से लेकर देर तक प्यार की तलाश में लगा रहा था और थकान उस पर भारी पड़ रही थी। आधी नींद में उसने इलिया को अपनी छाती से उठाया और उसे मुलायम तकिए की तरह अपनी बाहों में समेट लिया और फिर वापस सो गया। इलिया न रोई, नहीं कोई शोर मचाया। ऐसा लग रहा था कि उसे नींद भी ठीक से नहीं आई थी। एगोन की बाहों में लिपटी वह जल्द ही गहरी नींद में सो गई। दोपहर तक खिड़की से हल्की सी गर्म धूप अंदर आ रही थी और एगोन धीरे धीरे धुंधली आंखों के साथ जाग उठा। डेनिलिस करवट लेकर लेटी हुई थी, उसकी भरी हुई छाती पपीते की तरह चपटी हो गई थी। नन्हा इलिया उसकी बाहों में चुपचाप लेटा हुआ था। उन्हें परेशान न करना चाहता था, इसलिए एगोन ने अपना गेम पैनल खोल दिया। उसे याद आया कि कल रात लगातार नोटिफिकेशन आ रहे थे। उसने उन्हें किसी समय म्यूट कर दिया था, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में हैं। वो खेल लॉग लेकर आया। आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 0.001 भाग्य अंक प्राप्त हुए। आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 0.001 भाग्य अंक प्राप्त हुए। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लॉग एक जैसे संदेशों से भरा हुआ था, हजारों की संख्या में। एगोन ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। कुछ देर सोचने के बाद उसे समझ आया कि आखिर हुआ क्या होगा। ये सूचनाएं शायद तब आई होंगी जब वह पिछली रात सक्रिय रूप से युद्ध के लिए तैयार था। तो क्या हर बार उसे 0.001 डेस्टिनी पॉइंट मिलते थे? जब वो अपने पिछले जन्म में अपने फोन पर डेस्टिन गोल्डब्लेड खेलता था तब ऐसा कोई सिस्टम कभी नहीं था। किसने सोचा होगा कि गेम की दुनिया में आने के बाद प्रोग्राम में छिपे हुए फायदे लिखे होंगे? डेस्टिनी पॉइंट्स पहले एक दुर्लभ संसाधन हुआ करते थे, लेकिन अब उसके पास उन्हें फिर से भरने का एक तरीका था। अब से वो प्रशिक्षण, टैलेंट चिप मिशन और अन्य कार्यों के लिए उन पर भरोसा कर सकता था। उसने अपना व्यक्तिगत आंकड़ा पैनल खोला। पिछली रात के उन्माद ने ही उसे 3 डेस्टिनी पॉइंट्स दिलाए थे। कबीले के सदस्य एगोन। घर टारगेरियन संतान कोई नहीं राष्ट्र वेलेरियन फ्रीहोल्ड गुड ड्रैगन ट्रेजर गिल्ड हाउस टारगेरियन राजनीति 80 रणनीति 80 सैन्य रणनीति 80 मानसिक शक्ति 80 जीवन शक्ति 80 प्रतिभाएं एस रैंक एलियन चिप ट्रू ड्रैगन ब्लड ड्रैगन बोन कौशल वेलेरियन कॉमन टंग कुशल वेलेरियन सैन्य तलवारबाजी कुशल रोइनार भाला तकनीक विशेषज्ञ भाग्य अंक 87.83 आइटम कोई नहीं। एगोन ने धीरे से डेनिलिस के एक पैर को अपनी कमर के ऊपर खींचा और परिणाम की पुष्टि की। आप अपने वंश को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 0.001 भाग्य अंक प्राप्त हुए, जैसा कि अपेक्षित था। वो बस बाहर निकलने ही वाला था, तभी डेनिलिस ने स्वयं पहल की। एगोन ने उसे तिरछी नजर से देखा और देखा कि वो आंखें बंद किए सोने का नाटक करती हुई लेटी हुई है। वो हंसे बिना नहीं रह सका। उसकी वो प्रतिभा, स्ट्रॉन्ग डिजायर कुछ और ही थी। उसने सचमुच उस किरदार को बखूबी निभाया, हर तरह से अतृप्त। दोपहर तक एगोन उठा और नौकरानियों को बुलाया। नौकरानियां एक एक करके पूरी तरह से बर्बाद हो चुके शयन कक्ष को साफ करने आईं। दुल्हन के कमरे में दोनों बहनों के साथ भोजन करने के बाद एगोन अपने पैर फैलाने के लिए आंगन में बाहर आया, लेकिन गेमोन ने उसे प्रशिक्षण मैदान में खींच लिया। इस प्रशिक्षण सत्र में पहली बार गेमोन की बहन डेनिस उनकी टीम में शामिल हुई। चूंकि वे तीनों आगामी ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट के दौरान जल्द ही ड्रैगन की मांदों का एक साथ अन्वेषण करने वाले थे, इसलिए उनके बीच समन्वय और युद्ध तालमेल बढ़ाना जरूरी था। उन्होंने एक छोटी सामरिक इकाई बनाई। 2 तलवारें लिए गेमोन मुख्य हमलावर के रूप में आगे बढ़ा, जबकि एगोन और डेनिस उसके दोनों ओर रक्षक की भूमिका में थे। एगोन ने तलवार और ढाल का संयोजन इस्तेमाल किया, जबकि डेनिस ने एक छोटे बकलर और 2 अंगुल से कम चौड़े पतले ब्लेड का इस्तेमाल किया। प्रशिक्षण को दस्ते बनाम दस्ते मुकाबले के रूप में संरचित किया गया था।
टारगेरियन योद्धा टीम ने ड्रैगन को वश में करने वाली तिकड़ी का सामना किया। उनका लक्ष्य समूह रणनीति को तेज करना और समन्वय में सुधार करना था। मुकाबले के दौरान एगोन गलती से डेनिस से टकरा गया और तुरंत ही उसके स्टेट प्रोफाइल तक पहुंच प्राप्त कर ली। डेनिस टारगेरियन। गुण: विकासशील, राजनीति 81, रणनीति 84, सैन्य रणनीति 75, मानसिक शक्ति 99, जीवन शक्ति 53 प्रतिभाएं। सी रैंक: ड्रैगन ड्रीमर, खुद से जुड़े भविष्य सूचक सपने देखने की संभावना। मानसिक शक्ति जोड़ 5। डी रैंक: स्वप्न यात्री, आध्यात्मिक माध्यमों से अन्य प्राणियों के सपनों को समझ सकता है, मानसिक शक्ति का उपयोग करके उनमें हेरफेर कर सकता है या हस्तक्षेप कर सकता है। मानसिक शक्ति जोड़ 3। डी रैंक: सेप्टन ऑफ रेस्ट्रेन, व्यक्तिगत इच्छाओं को दबाने पर जोड़ 10 मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। तपस्या तोड़ने से विपरीत प्रतिभा का विकास होता है। एपोस्टल ऑफ लस्ट, ट्रू ड्रैगन ब्लड, ड्रैगन सीड, करिश्मा जोड़ 2.5, अग्नि प्रतिरोध 80% तक बढ़ा, मानसिक प्रतिरोध -50%, ड्रैगन को वश में करने और ड्रैगन राइडर बनने की 70% संभावना। कौशल: डेनिस के अद्भुत आंकड़ों ने एगोन को अवाक कर दिया। उसकी मानसिक शक्ति मानवीय सीमाओं के चरम पर पहुंच रही थी। 1 सी रैंक और 2 डी रैंक प्रतिभाओं के इस संयोजन ने उसे अब तक के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक बना दिया। एगोन, ध्यान मत हटाओ, डेनिस ने पुकारा, ये देखते हुए कि उसकी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। समझ गया। एगोन ने तुरंत अपना ध्यान फिर से केंद्रित करते हुए सिर हिलाया। एक सटीक चाल से उसने अपनी ढाल उठाई और तलवार के जोरदार वार को साफ तौर पर विफल कर दिया। और इस प्रकार एगोन ने अपनी दैनिक लय बना ली, दिन में युद्ध का प्रशिक्षण और रात में अपनी पत्नियों की कोमल संगति का आनंद लेना। एक और शांत सप्ताह बीत गया। अब ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट से पहले केवल 5 दिन शेष रह गए थे। उस शाम एगोन को फार्लेन ने बुलाया और अध्ययन कक्ष में ले गया। अंदर एनार पहले से ही इंतजार कर रहा था और गेमोन और उसकी बहन डेनिस भी वहां मौजूद थे। तीनों डेस्क के चारों ओर इकट्ठा होकर एक जीवन चर्चा में मग्न थे। जैसे ही एगोन निकट आया, एनार ने उसे पास आने का इशारा किया और मेज पर रखे नक्शे की ओर इशारा किया। ये ड्रैगन पिट मानचित्र हाउस ऑर्लियन, ड्रैगन लॉर्ड परिवार, जिसके साथ आपकी शिकायतें रही हैं, की ओर से एक व्यापार प्रस्ताव का हिस्सा है। ब्लैकस्टोन टावर उन्हें बेच दिया गया है। एगोन आगे बढ़ा। एनार ने सिर हिलाया। बातचीत आज पहले ही पूरी हो गई। हाउस ऑर्लियन उस मीनार के नीचे की जमीन हासिल करने पर अड़ा था। बदले में उन्होंने यह नक्शा दिया जिसमें 2 ड्रैगन के स्थान अंकित हैं, जिनमें से एक के राजा स्तर का ड्रैगन होने का संदेह है। आगे बढ़ो और चुन लो। वो एगोन को जगह देने के लिए एक तरफ हट गया और नक्शे पर एक लाल बिंदु की ओर इशारा किया। गैमन नक्शे पर नजर गड़ाए, अपने चेहरे पर ईर्ष्या छिपा नहीं सका। हमारे घर में 14 लपटों में जो 3 ड्रैगन हैं, वे राजा के दर्जे के नहीं हैं। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। एगोन ने हल्की सी मुस्कान दी। यह मौका पाने के लिए मैंने अपनी नींव बेच दी। फिर उसने ध्यानपूर्वक मानचित्र पर ध्यान केंद्रित किया। 2 ड्रैगन पिट चिन्हित किए गए थे। एक दूसरा रंग का था जिस पर एक नोट लगा था कि वहां का ड्रैगन अभी अभी पैदा हुआ है। दूसरा शिल्कों वाला एक युवा ड्रैगन। उसका वंश अभी अभी सच्चे ड्रैगन के स्तर तक पहुंचा था और उसकी क्षमता कम लग रही थी। दूसरे स्थान को एक आकर्षक लाल बिंदु से चिन्हित किया गया था। साथ में लिखे पाठ में लाल शिल्कों से ढके एक पूर्ण विकसित अजगर का वर्णन था, जो 120 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक शक्तिशाली जानवर था। हालांकि ये बेहद आक्रामक था, अब तक कोई भी इसे वश में नहीं कर पाया था। एगोन हिचकिचाया। उन्होंने एक राजा श्रेणी के ड्रैगन की जानकारी इतनी आसानी से दे दी? क्या यह संदिग्ध नहीं लगता? एनार ने कुछ देर रुककर असली वजह बताई। तुम्हारी वो जमीन एक सुप्त ज्वालामुखी के पीछे है, जिसमें दुर्लभ ड्रैगन ग्लास एस्क है। ड्रैगन ग्लास वैलेरियन स्टील बनाने के लिए जरूरी है। इसकी कीमत किसी राजा स्तर के ड्रैगन से भी ज्यादा है। तो यह वास्तव में यही है, एगोन ने सोचा। चाहे एस्क कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, अगर हम उसे निकालने के लिए जीवित नहीं रहते तो वह बेकार है। वैलेरियन प्राइड भी पतन के कगार पर है। एनार ने सहमति में सिर हिलाया। ये देखकर कि एगोन ने जरा भी अफसोस नहीं जताया, उस युवक के बारे में उसकी राय और भी बढ़ गई। यदि आप हाउस ऑर्लियन के ड्रैगन के बारे में चिंतित हैं, तो हाउस टारगेरियन ने भी 14 लपटों में 3 वेस्ट ड्रैगन रखे हैं। आप उनमें से चुन सकते हैं। उसने मेज के पास एक और स्क्रॉल खोला। स्थलाकृति पिछले नक्शे जैसी ही थी, लेकिन ड्रैगन पिट के स्थान अलग थे। मैं अब भी लाल राजा ड्रैगन को ही चुनूंगा, एगोन ने आखिरकार कहा। कहा जाता है कि यह ड्रैगन की माँ जादुई पौधों से प्यार करती है। मैं कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, शायद इससे पालतू बनाने में मदद मिलेगी। वो राजा स्तर के ड्रैगन के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका। गेमन ने आह भरी। उसे भी उस विशालकाय लाल जानवर से गहरी ईर्ष्या हो रही थी। बहुत अच्छा, एनार ने मुस्कुराते हुए स्क्रॉल को वापस ऊपर करते हुए कहा। एक और बात, अपने हनीमून में ज्यादा मत बह जाना। हाल ही में तुम्हारा युद्ध प्रशिक्षण अच्छा नहीं लग रहा है। तुम 14 ज्वालाओं में प्रवेश करने वाले हो। ध्यान रखना कि तुम्हारे पैर खड़े होने के लिए बहुत कमजोर ना हो। एगोन ने बेबस होकर हंसते हुए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह था कि वो आग के पहाड़ों में जाने से पहले अपनी पत्नी को गर्भवती करना चाहता था। अगर वहां उसे कुछ हो भी गया तो कम से कम वो अपने पीछे एक वारिस तो छोड़ ही जाएगा। इसके अलावा हर रात की मस्ती से उसे जो डेस्टिनी पॉइंट्स मिलते थे, उन्हें छोड़ना मुश्किल था। पिताजी, मैं अभी भी यहाँ हूँ, डेनिस ने चंचल भाव से एनार की ओर देखते हुए कहा। एनार खिलखिलाकर हंसा। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट खत्म होते ही हम ड्रैगनस्टोन चले जाएंगे। तभी हम तुम्हारी और गेमॉन की शादी करवाएंगे। डेनिस का चेहरा लाल हो गया। गेमॉन उसके बगल में एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी परेशानी के लिए एक तेज लात अर्जित की, फिर जल्दी से अध्ययन कक्ष से भाग गया। 14 लपटे वैलेरियन पर्वत श्रृंखलाओं के भीतर स्थित हैं, न केवल 14 चोटियों का एक समूह, बल्कि पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला के बीच सबसे ऊंची चोटियां। हजारों सालों के क्रूर आंतरिक संघर्ष के बाद 14 सबसे शक्तिशाली ड्रैगन लॉर्ड परिवारों ने इन चोटियों पर कब्जा कर लिया। इन परिवारों ने ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल का गठन किया और फ्रीहोल्ड के भीतर सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा कर लिया।
सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने और सभी ड्रैगन को वश में करने के अधिकार पर एकाधिकार करने के लिए ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल ने ड्रैगन कोड लागू किया। सच्चे ड्रैगन परिवारों के सभी नए नए ड्रैगन अंडों को 14 ज्वालाओं के आधार पर ले जाया जाता था, जहां उन्हें केंद्रीकृत प्रबंधन के तहत घुमावदार घाटियों की भूल भुलैया में रखा जाता था। इस व्यवस्था के तहत सच्चे ड्रैगन परिवारों को भी ड्रैगनों की तरह वश में कर लिया जाता था और वैलेरियन फ्रीहोल्ड ड्रैगन लॉर्ड्स के लॉ शासन में फलता फूलता था। फ्लेमिंग ब्रेथ के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र हाउस ऑरेलियन का था, जो एक विशाल ड्रैगन लॉर्ड परिवार था जिसकी अनेक शाखाएं पूरे क्षेत्र में फैली हुई थीं। फ्लेमिंग ब्रेथ की रेड फ्लेम रिज का नियंत्रण लिमंड ऑरेलियन के अधीन था। उस समय लिमंड स्वयं मवेशियों और भेड़ों का वध कर रहा था, जिन्हें उसके सेवक भूनने के लिए ले गए। उसका वयस्क ड्रैगन वेलेनो पका हुआ मांस पसंद करता था। अंडे से निकलने के बाद से ही उसे तैयार भोजन दिया जाता था और वह अपने भोजन को ड्रैगन फायर से जलाने से इनकार करता था, सिर्फ ताज़ा पका हुआ मांस ही काम आता था। ब्रूस ने लिमन के पास आदरपूर्वक खड़े होकर बताया, ड्रैगन ट्रेजर गिल्ड के सभी जहाज हाल ही में बंदरगाह से रवाना हुए हैं। मेरे मुखबिरों का कहना है कि वे एसोस महाद्वीप की ओर बढ़े हैं, लेकिन वास्तव में वे घूमकर टारगेरियन खाड़ी में रुके हैं। लिमन थोड़ा रुका, फिर हंसा। तुम पूरी तरह से बेकार नहीं हो। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी खुरदुरी खाल को टारगेरियन से बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खड़ा था और अपने हाथों से खून को ब्रूस के बेदाग सफेद वस्त्र पर पोंछ रहा था। ब्रूस इस बेरुखी से जरा भी विचलित नहीं हुआ। झुककर उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये सब आपकी बदौलत है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जाहिर है मैं एक वफादार और उपयोगी कुत्ता बनूंगा। लिमन ने खुलेआम तिरस्कार से बूढ़े आदमी का मजाक उड़ाया। टारगेरियन घराने का वो चूहा आखिरकार हाथ से निकल ही जाएगा। कई काउंसिल सदस्य उस इनाम पर भूखे भेड़ियों की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। खुशकिस्मती से ड्रैगन ट्रेजर गिल्ड के साथ तुम्हारे अंदरूनी काम ने हमें पहले ही इशारा कर दिया था। तुम इनाम के हकदार हो। आप जैसे शक्तिशाली ड्रैगन लॉर्ड की सेवा करना बूढ़े ब्रूस के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ब्रूस और भी नीचे झुक गया। मैं तुम्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बना रहा हूँ। तुम रेड फ्लेम रिज और एसोस के बीच मसाला व्यापार की जिम्मेदारी संभालोगे। अपनी निगरानी कड़ी रखो। मुझे टारगेरियन लोगों के सटीक निकासी मार्ग की विस्तृत रिपोर्ट चाहिए। लिमन ने भुने हुए मेमने के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया, और जब वह लालच से उसे चबा रहा था तो उसकी ठुड्डी से चिकनाई टपक रही थी। अचानक गर्जन, एक बहरा कर देने वाली अजगर की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जो पहाड़ी से गूंजती हुई आसपास के पहाड़ों से जवाबी दहाड़ की आवाजें गूंज उठी। यह आवाज बहुत तेज थी, सुनने वालों की हड्डियां तक हिल गईं। टारगेरियन खाड़ी टारगेरियन पहाड़ियों के मुख्य किले के ठीक नीचे स्थित थी। इसकी खड़ी चट्टानें हर आकार की गुफाओं से भरी हुई थीं। एकांत स्थान पर एक छिपा हुआ अस्थायी बंदरगाह था। सामान्यतः समुद्र तट का यह भाग मालवाहक जहाजों के लिए उपयुक्त नहीं होता, लेकिन महीने में एक बार गर्मियों में आने वाले बड़े ज्वार के दौरान समुद्र में अचानक उछाल आ जाता था, जिससे चट्टानें और उतले पानी डूब जाते थे, जो आमतौर पर पहुंच को अवरुद्ध करते थे। उस छोटी सी अवधि में अनुभवी कप्तान अपने जहाजों को खाड़ी में उतारकर भले ही थोड़े समय के लिए ही सही गोदी में खड़ा कर सकते थे। अब ड्रैगन टेमिंग टूर्नामेंट में बस एक दिन बाकी था और ज्वार आ गया था। अस्थायी बंदरगाह जहाजों से खचाखच भरा हुआ था, जिनमें एगोन के संग के 1 दर्जन से ज्यादा बड़े व्यापारी जहाज भी शामिल थे। एगोन अपनी पत्नियों के साथ और गेमोन अपनी बहन के साथ चट्टानों से नीचे हलचल भरे बंदरगाह को देख रहा था। समुद्र तट पर फटेहाल घरेलू दास इधर उधर भाग रहे थे, एक के बाद एक बिना थके टोकरियां और बोरियां जहाजों पर लाद रहे थे। उनमें से हर एक बक्सा भारी मात्रा में सोने और चांदी से भरा हुआ था, हजारों सालों का टारगेरियन धन। दर्जनों जहाजों के साथ भी इस खजाने को कई लहरों में ले जाना पड़ता। एगोन, गेमन ने धीरे से कहा, उसकी नजर पश्चिम की ओर फैले विशाल समुद्र पर टिकी हुई थी। एगोन ने थोड़ा मुड़कर उसकी ओर देखा। गेमोन ने अपनी बहन की कमर पर एक हाथ रखा हुआ था। समुद्री हवा उनके बालों को झंकृत कर रही थी। उनके सुनहरे और चांदी जैसे बाल हवा में महीन रेशमी फीतों की तरह लहरा रहे थे। क्या आप जानते हैं, समर सागर के पश्चिम में एक विशाल और उपजाऊ भूमि है। एगोन क्षितिज की ओर अपनी दृष्टि रेखा का अनुसरण करता हुआ बोला, वेस्ट्रोस? यह सही है। तो आप कुछ तो जानते ही हैं, गेमन ने सिर हिलाते हुए कहा। हजारों सालों से फ्रीहोल्ड ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूर्वी महाद्वीप एसो पर केंद्रित रखी हैं। 40 से ज्यादा ड्रैगन लॉर्ड परिवारों ने उस जमीन पर उत्पात मचाया है, लूटपाट की है, कब्जा किया है और धन की आखिरी बूंद तक चूस ली है। लूट का माल बहुत पहले ही बांट लिया गया है, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये पलायन कोई हताशापूर्ण पलायन नहीं है। ये किसी नई चीज की शुरुआत है। ये जहाज हमारा भविष्य है। इनके साथ हम वेस्ट्रोस महाद्वीप पर एक शक्तिशाली राजवंश का निर्माण करेंगे, हाउस टारगेरियन का राजवंश। गेमन ने एगोन की ओर देखा, उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से जल रही थीं। मैं टारगेरियन राजवंश के लिए अपना काम करूंगा, एगोन ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अभी भी समुद्र की ओर देख रहा था। उसने गेमन की आंखों में आंखें नहीं मिलाई। एनार की दूरदर्शिता वाकई अद्भुत है। उसने न सिर्फ वैलेरियन प्रायद्वीप के आसन्न विनाश को पहले ही भांप लिया था और उससे बच निकला था, बल्कि उसने घराने के उत्थान की नींव भी रखी थी। अपनी पिछली बातचीत से और मूल कहानी से जो कुछ उसे याद था, उसके आधार पर एगोन को हाउस टारगेरियन की असली महत्वाकांक्षाओं का पहले ही अंदाजा हो चुका था। इसलिए ये सब कुछ उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिता ने आपके लिए जो पद तैयार किया है वह राजा का पद है, हमारे राजवंश में पहला। गेमन जोर से हंसा और एगोन के कंधे पर हाथ रख दिया। सच कहूं तो मैं तुम्हें अपना भाई बनाना ज्यादा पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मेरे पिता कोई भी उपाधि दें। तुम्हारा भाई होना कोई बुरी बात नहीं होगी। एगोन भी उसके साथ हंसा। कम से कम मुझे तो पता होगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुमसे 3 साल बड़ा हूँ। कुल का नेतृत्व करने के लिए तुम ही तो बने हो। क्या तुम सच में मुझे अपना बड़ा भाई कहोगे और छोटे का किरदार निभाओगे? हम भाई हैं, हैसियत की बात करने का क्या मतलब है? गेमन ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो चिल्लाया, बड़े भाई।
एगोन की मुस्कान एक पल के लिए रुक गई जब उसने अपने सौतेले भाई को देखा। वो गेमोन की निडर ईमानदारी से सचमुच प्रभावित हुआ। अगर यह प्राचीन चीन होता तो बस यही एक भावपूर्ण भाव एगोन के लिए बिना किसी सवाल के उसे अपनी वफादारी देने के लिए काफी होता। छोटे भाई, एगोन ने बिना देर किए जवाब दिया। उस आदमी की ईमानदारी और इस बात को देखते हुए कि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी, ये बात उसके लिए पूरी तरह से सही थी। और मुझे मत भूलना, मुझे बहन कहना, डेनिस ने खुशी से कहा। उछलते हुए उसने एगोन को पुकारा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में मैं तुम्हें भाभी कहूंगा, इससे हमें नाम बदलने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा, एगोन ने आंख मारते हुए कहा। एगोन की पत्नी डेनिस ने अपना मुंह ढक लिया और धीरे से हंसी। डेनिस ने एगोन की ओर खेल खेल में मुट्ठी हिलाई, फिर गैमन द्वारा उसकी कमर पर रखे गए बड़े हाथ की ओर देखा और उसे एक तेज झटके से हटा दिया। चलो, हम कभी साथ में शराब पीने नहीं गए, आज रात की जिम्मेदारी मेरी है, चलो हम अच्छी रात बिताते हैं, गेमन ने एगोन को डेनिस से दूर खींचते हुए कहा। दोनों व्यक्ति एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे पहाड़ियों की तलहटी में स्थित भीड़ भरे बाजार की ओर टहल रहे थे। अब चट्टान के किनारे सिर्फ बहनें ही बची थीं। एनार की नाजायज बेटी डेनिस से सिर्फ 1 साल छोटी थी। खून के रिश्ते से वे सचमुच सौतेली बहनें थीं। महाराज, क्या हम भी फ्रीहोल्ड छोड़ रहे हैं? डेनिस ने पूछा। वो टारगेरियन पहाड़ियों में पली बड़ी थी और कभी वेलेरियन प्रायद्वीप से बाहर नहीं गई थी। अब उसके भीतर जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण उमड़ रहा था। मुझे बस बहन कहो, डेनिस ने गर्मजोशी से कहा। अब जब एगोन ने तुम्हें अपनी लेडी चुन लिया है तो तुम्हें अपने जन्म को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहन, डेनिस ने हल्की सी सिर हिलाकर मधुरता से उत्तर दिया। ड्रैगन को काबू में करने के बाद हम सब इस पुश्तैनी द्वीप को छोड़ देंगे, डेनिस ने नीचे देखते हुए कहा जब जहाज बंदरगाह से दूर जाने लगे। ये बेड़ा मालवाहक जहाजों की पहली लहर मात है। ड्रैगन वशीकरण प्रतियोगिता के 2 हफ्तों के दौरान 2 और महत्वपूर्ण बेड़े आएंगे। यही असली मायने रखेंगे, ये शिल्पकारों और सबसे कीमती खजानों को ले जाएंगे। उसने खुले समुद्र में जा रहे बेड़े को देखा और धीरे से कहा, हम समुद्र के पार पश्चिम की ओर जा रहे हैं, एक नया घर बनाने के लिए। दोनों भाई पहाड़ी से नीचे उतर आए और जल्द ही पहाड़ की तलहटी में स्थित भीड़ भाड़ वाले बाजार में पहुंच गए। वे सीधे उस क्षेत्र के सबसे बड़े शराबखाने की ओर बढ़े जिस पर एक बड़े बोर्ड पर लिखा था, पीच वाइन टैवर्न। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, शराब की गहरी सुगंध और आवाजों का शोर उन्हें ज्वार की तरह बहा ले गया और उन्हें पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। एक खुली जगह पाकर वे बैठ गए और ड्रैगन स्टंग नामक एक तेज शराब के कई राउंड मंगवाए। कुछ प्याले गटिकने के बाद उनके पेट में आग की लपटें फैल गईं और उनका मन प्रसन्न हो गया। इस समय तक गेमोन को भी जोश आ गया था। उसने हाथ हिलाकर पूरी शराबखाना बुक कर ली और स्टाफ को आदेश दिया कि सभी वेश्याओं को बुला लिया जाए। कुछ ही देर में आलीशान कपड़ों में सजी महिलाओं की एक कतार नजर आई। उनके कपड़े लगभग पारदर्शी थे, उसे कपड़े कहने के लिए पर्याप्त, और वे हर रंग और आकार में थीं। गेमन ने 4 महिलाओं को अपने साथ बैठने के लिए चुना, जबकि बाकी मधुशाला के बीचों बीच बने मंच पर चली गईं। मधुर संगीत बजते ही वे अपनी कमर हिलाने लगीं और मोहक नृत्य करने लगीं। एगोन गेमोन के पास झुका और अपनी आवाज धीमी कर ली। तुम्हें लगता है कि कुछ लगने का खतरा है? एगोन की सतर्क निगाहों को देखकर गेमन जोर से हंस पड़ा, फिर उसके कंधे पर थपथपाया और चिल्लाया, बड़े भाई, चिंता मत करो, ये प्रीमियम लड़कियां हैं, इनकी पूरी जांच की गई है, बस आराम करो और मजे करो। एगोन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और उनमें से एक महिला को अपने पास बैठने दिया तथा उनका साथ स्वीकार कर लिया। फिर भी उन्होंने केवल मालिश की अनुमति दी। यहां तक कि उसे भी यह अजीब लगा कि वो कितना संयमित व्यवहार कर रहा था। सोचो तो, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वह रातों रात एक आम आदमी से धन संपत्ति और ताकत वाला व्यक्ति बन गया था, फिर भी उसे उस ताकत से पूरी तरह भ्रष्ट होने का मौका नहीं मिला था। बल्कि उसकी शादी जल्दी हो गई थी और पारिवारिक नैतिकता का भार उसके कंधों पर पहले ही आ चुका था। एगोन के पिछले जीवन में परिवार हमेशा आम लोगों के लिए एक स्पष्ट सीमा रेखा रहा था। एक अविवाहित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रह सकता था, लेकिन एक बार जब उसकी पत्नी और घर हो जाता तो ये रेखाएं अपने आप ही खींच जाती। दूसरी ओर गेमोन एक गुलाम प्रधान समाज में पला बड़ा था। उसने शायद ऐसी चीजें देखी थी जिनका सामना ज्यादातर लोग बहुत बाद में कर पाते, अगर कभी कर भी पाते। एगोन अपने हाथों को अपने बगल में स्थित कोमल वक्रों पर फिराता रहा और बीच बीच में गेमोन से बातें करता रहा। अपनी शादी की रात एगोन ने जिस तरह से खुद को पेश किया था, उसके आधार पर गेमोन ने मान लिया था कि वह लाड़ प्यार करने वाला किस्म का इंसान है। उसने कई ड्रैगन लॉर्ड उत्तराधिकारियों को आलीशान दावतें देते देखा था, और जब माहौल गर्मा जाता था तो शाम का पूरी तरह से रंगरंज में बदल जाना आम बात थी। यदि आप यहाँ रात बिताने की योजना नहीं बना रहे हैं तो मैं आपको कहीं और ले चलूंगा जहाँ आप वास्तव में स्वतंत्र हो सकें, गेमन ने 2 महिलाओं को अपनी बाहों में लेकर खड़े होते हुए कहा। एगोन ने सिर हिलाया, अपने 2 साथियों को साथ लिया और गेमोन के पीछे शराबखाने से बाहर निकल गया। जब वे सड़क पर चल रहे थे, गेमन ने विभिन्न सराय, वेश्यालयों और रंगाई की दुकानों की ओर इशारा किया और अपना सिर हिलाया। ये सब मधुशालाएं, वेश्यालय, कार्यशालाएं, ये सब हाउस टारगेरियन के हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं, दूसरे गिल्डों के साथ सौदे पहले ही हो चुके हैं। आज तक हिसाब किताब तय हो चुका है। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट खत्म होते ही नए मालिक कार्यभार संभाल लेंगे, तो जब तक हम इनका मुफ्त में आनंद ले सकते हैं तो आइए इसका पूरा लाभ उठाएं। फिर जल्दी से अध्ययन कक्ष से भाग गया। अध्याय 14 ड्रैगनबोन। अपने ड्रैगन की तलाश में जाओ। एगोन चुपचाप सुनता रहा जब गेमोन ने हाउस टारगेरियन की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। सुनते ही उसके मन में अचानक एक विचार को आया। मूल कहानी में क्या टारगेरियन राजवंश की स्थापना वास्तव में गेमोन और उसके बेटे ने नहीं की थी? इस एहसास ने उसे चौंका दिया। उसने जल्दी से हाथ हिलाकर अपने साथ आई 4 वेश्याओं को जाने का संकेत दिया। क्या आपको लगता है कि हमारी आपूर्ति ले जाने वाले जहाजों में कोई समस्या हो सकती है? एगोन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। गेमोन ने एक क्षण रुककर धीरे से उत्तर दिया, इस समय हमारे घर में 3 ड्रैगन हैं। प्रत्येक प्रस्थान बेड़े को उनमें से एक द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।
लेकिन अगर कोई दूसरा ड्रैगन लॉर्ड परिवार हमारे खिलाफ कदम उठाने का फैसला करता है तो क्या वो बल उन्हें रोकने में बहुत कमजोर नहीं होगा? एगोन ने कुछ चिंता के साथ पूछा। यह इस समय हमारे घर की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, इसलिए हमें ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट से उन 3 वयस्क ड्रैगनों को बाहर लाने की आवश्यकता है। गेमन ने सावधानी से इधर उधर देखा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, वो एगोन के कान के पास झुका और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट से निकलते ही हमें तीसरे बेड़े की सुरक्षा में अपना सब कुछ झोंक देना होगा। यही सबसे ज़रूरी काम है। सिर्फ रत्न और विलासिता का सामान ले जाना ही नहीं है, उन वेलेरियन स्टील कारीगरों को भी ले जाना है जिन्हें हम 14 लपटों से भर्ती करने में कामयाब रहे हैं। ड्रैगन स्टोन में एक ड्रैगन ग्लास शिरा है जो 1000 मीटर से भी ज़्यादा लंबी है। ड्रैगन ग्लास वेलेरियन स्टील बनाने के लिए प्रमुख कच्चे मालों में से एक है। ये शिरा ही पूरी ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल को पागल करने के लिए काफ़ी है। यह उस राजवंश की असली नींव है जिसे हम बनाने की योजना बना रहे हैं। एगोन इस बात से अचंभित रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि एनार की महत्वाकांक्षाएं वेस्टरोस पर विजय पाने तक ही सीमित हैं, लेकिन हाउस टारगेरियन द्वारा फ्रीहोल्ड से मुख्य तकनीक चुराने के प्रयासों को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उनकी योजनाएं उसकी कल्पना से कहीं अधिक भव्य और जटिल थीं। सचमुच दूरदर्शी, मैं प्रभावित हूं, एगोन ने लंबी सांस छोड़ते हुए ईमानदारी से कहा। गेमन ने उसके कंधे पर थपथपाया, फिर अपना वाइन का जग होठों तक उठाया और एक लंबा घूंट लिया। एक पुरानी कहावत है, ड्रैगन जंगली शिकार के बिना मोटे नहीं होते और लोग बिना अचानक मिले धनी नहीं होते। अगर हम जोखिम उठाने का साहस नहीं रखते तो हमारे जैसा साधारण ड्रैगन लॉर्ड घराना कभी सत्ता में आने की उम्मीद कैसे कर सकता है? आज मैं तुम्हें जुए के लिए बनी जगह पर ले जा रहा हूँ। कैसीनो? एगोन ने भौहें उठाई। उसे गेमोन और एनार की थोड़ी चिंता हो रही थी। असली ड्रैगन वंश का एक दुष्प्रभाव भी था, -50% मानसिक सहनशक्ति। अत्यधिक दबाव या भावनात्मक तनाव में ड्रैगन रक्त वाले व्यक्ति अक्सर एक चरम से दूसरे चरम पर पहुंच जाते थे। उन्हें चिंता थी कि गेमोन और एनार इस दबाव में टूट सकते हैं। एगोन की बाकी यात्रा में रुचि खत्म हो गई। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वो अपनी पत्नी के पास घर चला जाए। कैसीनो में कुछ दांव खेलने के बाद उन्होंने गेमन के साथ देर रात नाश्ता किया, अपनी दोनों पत्नियों के लिए कुछ खाना पैक किया और फिर वेश्यालय में गेमन से अलग हो गए। मुख्य महल के प्रांगण में वापस डेनिलिस पहले से ही उस अजीब और आकर्षक पोशाक में थी जो एगोन ने उसके लिए खास तौर पर डिजाइन की थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में आप अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 0.001 भाग्य अंक प्राप्त हुए। आप प्रचार करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। वेलेरियन फ्रीहोल्ड में 1 दशक में एक बार होने वाला ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट अंततः आ गया था। भोर में सूर्य की रोशनी वेलेरिया शहर पर फैल गई। प्रत्येक सुनहरी किरण किसी देवता के कोमल स्पर्श की तरह धीरे धीरे प्राचीन और रहस्यमय शहर को उसकी नींद से जगा रही थी। ऊपर विशाल बादल रहित आकाश में ड्रैगन स्वतंत्रतापूर्वक उड़ान भर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। वे विशालकाय थे, उड़ते हुए विशाल परछाइयां बनाते थे। उनके झिल्लीदार पंख फैले हुए थे, जैसे वे चक्कर लगाते और हवा में गोते लगाते, हर धड़कन के साथ हवा के झोंके उठते। उनकी तीखी दहाड़ें किसी भूले बिसरे युग की प्राचीन चीखों की तरह गूंजती थीं, आकाश को हिला देती थीं और बादलों को चीर देती थीं। इस समय वेलेरिया की सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं। लोग ज्वार की तरह उमड़ रहे थे, सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। शहर के उत्तर में 14 ज्वालाओं की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार पर स्वतंत्रता की ढाल खड़ी थी। दर्जनों विशालकाय ड्रैगन विशेष रूप से सुदृढ़ और चौड़ी की गई शहर की दीवारों के ऊपर फैले हुए थे, जो पत्थरों पर अहंकारपूर्वक लेटे हुए थे और नीचे चलती हुई छोटी आकृतियों को देख रहे थे। स्वतंत्रता की ढाल के सामने का चौक पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। भीड़ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगे बैनर हवा में लहरा रहे थे। अनगिनत स्टॉल पूरे परिसर में फैले हुए थे, जिनमें ड्रैगन से जुड़ी कई तरह की चीजें उपलब्ध थीं। ड्रैगन के आकार के आभूषण जो इतने बारीकी से बनाए गए थे कि वे उड़ने के लिए तैयार लग रहे थे, साथ ही तरह तरह की औषधियां और उपकरण भी। व्यापारियों के अनुसार ये वस्तुएं ड्रैगन को काबू करने वालों को अपने ड्रैगन से बेहतर ढंग से जुड़ने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं। एगोन हाउस टारगेरियन के बीच स्वतंत्रता की ढाल के विशाल द्वार के नीचे खड़ा था। उसने धीरे से ऊपर देखा। उसकी नजर ऊपर मंडरा रहे ड्रैगन पर पड़ी। उस मनमोहक दृश्य को देखकर वह अवाक रह गया। दर्जनों ड्रैगन ऊपर दीवारों पर सुस्ती से सो रहे थे। उनकी नथुनों से चिलचिलाती गर्मी की लहरों में आग की तरह सांसें निकल रही थीं। ड्रैगन अभी भी आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे और चक्कर लगा रहे थे। एक मोटे अनुमान से पता चलता है कि आज के टूर्नामेंट के लिए कम से कम 100 ड्रैगन इकट्ठा हुए थे। उसके पिछले जीवन की पुरानी अफवाहें कि वेलेरियन फ्रीहोल्ड में एक बार 1000 से अधिक ड्रैगन थे, आखिरकार इतनी दूर की बात नहीं लगती थी। वाह टिल्ड टिल्ड वाह टिल्ड 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 टिल्ड। अचानक एक गहरी गूंजती हुई हॉर्न की आवाज हवा में गूंज उठी। आकाश में ड्रैगन मानो किसी पुकार से बुलाए गए हों स्वतंत्रता की ढाल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, फिर धीरे धीरे आसपास की छतों पर उतर आए। यह नज़ारा विस्मयकारी से कम नहीं था। ड्रैगन हॉर्न, एक जादुई कलाकृति जो ड्रैगन को नियंत्रित करती है। डेनिस ने शहर की दीवार की ओर इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाया। एगोन सहज ही उस ओर मुड़ गया जहां उसने इशारा किया था। वहां एक गंजा विशालकाय आदमी खड़ा था, लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा। उसका शरीर ड्रैगन टोटेम टैटू से ढका हुआ था, जो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का आभास दे रहा था। उसने एक विशाल ड्रैगन सींग को मजबूती से पकड़ रखा था और जोर जोर से उसमें फूंक मार रहा था। उसकी थोड़ी फूली हुई छाती से अंदर से जलती हुई लौ की लपटें दिखाई दे रही थीं, जो उसकी त्वचा पर एक लाल रंग की चमक बिखेर रही थीं। जैसे ही हॉर्न बजा, चौक में पहले से शोर मचा रही भीड़ तुरंत शांत हो गई। सब समझ गए कि उस आवाज का क्या मतलब है। ड्रैगन टैमिंग टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इसके तुरंत बाद सुनहरे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे स्वतंत्रता की ढाल के ऊपर ऊंचे मंच पर चढ़े। उनका चोगा भव्य और लंबा था, जमीन पर लहरा रहा था। कॉलर और कफ पर रहस्यमयी रूनों की रेखाएं कढ़ाई की हुई थीं, जो कभी कभी हल्की रोशनी के साथ चमकती थीं।
भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे बूढ़े व्यक्ति की कर्कश किंतु गूंजती हुई आवाज गूंजी, एक बार फिर ड्रैगन टैमिंग फेस्टिवल का समय आ गया है, जो हर 10 साल में एक बार आयोजित होता है। हे वेलेरिया के महान लोगों, आप कभी झुंड चराने वाले साधारण मनुष्यों से लेकर इस गौरवशाली क्षण तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, जहां अब आप शक्तिशाली ड्रैगनों को वश में करते हैं। ये यात्रा हजारों वर्षों तक फैली हुई है। ड्रैगनबोन, आगे बढ़ो, जाओ, अपने भाग्य के साथ पवित्र बंधन बनाओ, उस अजगर से मिलो जो तुम्हारा है, और उस पर सवार होकर 14 ज्वालाओं के दर्रे से गुजरो। अपनी वजह से अपने पूर्वजों की आत्माओं का सम्मान करो, पूर्वज आप पर कृपा करें। एगोन की आंखें चौड़ी हो गईं। बूढ़े आदमी ने किसी भी तरह के एम्पलीफायर का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी उसकी आवाज़ भीड़ में हर कान तक दिन की तरह साफ पहुंच रही थी। ये किसी जादू से कम नहीं था। वास्तव में वेलेरियन फ्रीहोल्ड में जादू के आश्चर्यजनक रूप अभी भी संरक्षित थे, और रक्त जादू प्रयोगों के परिणामस्वरूप ड्रैगन की कहानियों के बारे में सोचें, क्या वे कहानियां वास्तव में सच हो सकती हैं? रहस्यमय ड्रैगन लॉर्ड परिषद के पास अभी भी कौन से रहस्य छिपे हुए थे? एगोन ने चुपचाप सोचा। यदि वेलेरियन प्रायद्वीप विनाश के कगार पर नहीं होता, तो वह ड्रैगन लॉर्ड काउंसिल में घुसने और उसके रहस्यों को स्वयं उजागर करने का कोई रास्ता खोज लेता। जैसे ही वृद्ध व्यक्ति का भाषण समाप्त हुआ, भीड़ में जयकारे की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी जीवन चमकदार वेशभूषा में नर्तकों का एक समूह आया, जो स्वप्न में प्रेतात्माओं की तरह टारगेरियनों के सामने लाल कालीन वाले मंच पर बहता हुआ आया। उनके वस्त्र ड्रैगन की जीवंत आकृतियों से सजे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, कड़ाई वाले ड्रैगन जीवंत होकर उनके साथ नाचने लगते। नर्तक टारगेरियन पंक्ति के आगे की ओर घूमते हुए धीरे धीरे अलग हो गए, जिससे उनके बीच एक संकरा रास्ता बन गया। उनकी सुंदर मुद्राएं मानो एक गर्मजोशी भरा और स्वागतपूर्ण निमंत्रण दे रही थीं। एक एक करके टूर्नामेंट में भाग लेने वाले ड्रैगन सीड्स टारगेरियन रैंक से आगे बढ़ गए। वे नर्तकों द्वारा बनाए गए मार्ग से गुजरे और स्वतंत्रता की ढाल के द्वार की ओर बढ़े और 14 ज्वालाओं के पौराणिक क्षेत्र में प्रवेश किया। अब हमारी बारी है, एगोन, गेमन ने अपना सिर घुमाते हुए कहा और आत्मविश्वास से रास्ते पर आगे बढ़ गया। एक दिन पहले गेमोन की मां को पता चला था कि उसने और एगोन ने भाईचारे की शपथ ली है, और उसे और डेनिस दोनों को कड़ी फटकार पड़ी थी। टारगेरियन वंश की कुलमाता होने के नाते ड्रैगन लॉर्ड की पत्नी एगोन की असली पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसकी ही गलती थी कि एगोन इतनी कम उम्र में घर से दूर चला गया। वो किसी भी तरह से गेमोन को एगोन को दोबारा भाई मानने की इजाजत नहीं देती। उसके सख्त आदेश के तहत गेमोन और डेनिस को अपने शपथबद्ध रिश्ते को तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था।